नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच मैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं और ये आप लोग का यूनिट 1 से ठीक है। तो आप सबके बीच आज यूनिट 1 के अंतर्गत लाए हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप लोग को कि निम्न कोटि की वस्तुएं एवं गिब्सन का विरोधाभास। ठीक है, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं, समझ गए बात को। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि निम्न कोटि की वस्तुएं किसे कहेंगे, या फिर कह सकते हैं गिब्सन का विरोधाभास। ठीक है, तो चाहे आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए, इससे पहले वाले क्लास में वीडियो में हम लोग देखे, ठीक है, कुछ समझें, उसी के आधार पर बताया जा रहा है। जैसे हम लोग मांग के नियम में देखे थे, कहता है कि ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मांग के नियम के वास्तविक अपवाद, ठीक है, मांग के नियम के वास्तविक अपवाद प्राय नहीं। ठीक है, क्या कहता है कि प्राय नहीं है। ठीक है, और जो अपवाद है वे भी नगण्य तथा बिना महत्व के हैं। समझ गए क्या है? नगण्य तथा बिना महत्व के हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या कहता है? लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग, ठीक है, क्या है? निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग अब मांग के नियम का वास्तविक अपवाद है। ठीक है, गिब्सन के अनुसार, गिब्सन क्या कहते हैं सो देखिए, निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर उनकी मांग बढ़ने के बजाय घट जाती है। गिब्सन क्या कहते हैं कि निम्न कोटि की वस्तुएं का मूल्य कमी होने पर, जैसा कि हम लोग समझते हैं मांग के नियम में कि किसी वस्तु का मूल्य अगर कमी होता है, किसी वस्तु का मूल्य में कमी आती है, तो आपका क्या होगा? मांग बढ़ता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जस्ट उल्टा है। क्या कहता है कि निम्न कोटि की वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उनकी मांग बढ़ने के बजाय क्या है? घट जाती है। और इसे ही गिब्सन के नाम पर गिब्सन विरोधाभास, ठीक है, गिब्सन का विरोधाभास कहते हैं। समझ गए? तो आप सबको बता दें कि आप लोग को ये पॉइंट नोट्स करने योग्य है। ठीक है, कि गिब्सन का विरोधाभास किसे कहते हैं। ठीक है, गिब्सन विरोधाभास उसे कहते हैं कि निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं उसका मूल्य कम होने पर भी उसका मांग नहीं बढ़ता है, यानी कि और उल्टा उसका मांग घटता है। समझ गए? घट जाती है, उसे ही हम लोग गिब्सन का विरोधाभास कहते हैं। समझ गए? तथा निम्न कोटि की वस्तुएं, क्या कहता है? तथा निम्न कोटि की वस्तुओं की गिब्सन वस्तुएं भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? तो निम्न कोटि की वस्तुओं को भी गिब्सन वस्तु कहते हैं। तो निम्न कोटि वस्तुओं को हम लोग गिब्सन वस्तु कहते हैं, कह सकते हैं। अतः निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। अगर आप लोग से प्रश्न पूछे कि निम्न कोटि की वस्तुएं के निम्न कोटि में क्या मांग का नियम लागू होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आप लोगों को समझना भी चाहिए। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, कि आपका मान लिया था निम्न कोटि के वस्तु जैसे गुड़ के मूल्य में कमी होती है। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तुएं हैं और वह क्या है? आपका गुड़। ठीक है, और कहता है इसके मूल्य में कमी होती है, तो मूल्य में इस कमी के दो प्रभाव होंगे। ठीक है, क्या होगा? एक प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होगा आय प्रभाव। तो आप लोग समझिएगा यहाँ, ठीक है, कि गुड़ के मूल्य में कमी होने के कारण या तो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा या फिर आय प्रभाव होगा। समझ गए? अब देखिए, कहता है कि अब, ठीक है, अब चूंकि निम्न कोटि की वस्तुएं जैसे गुड़ के मूल्य में कमी हुई है, ठीक है, क्या है?
गुण के मूल्य में कमी हुई है और श्रेष्ठ कोटि की वस्तु, समझ गए क्या है, श्रेष्ठ कोटि की वस्तु जैसे चीनी के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समझ गए। अगर चीनी का मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः उपभोक्ता श्रेष्ठ वस्तु चीनी के स्थान पर, ठीक है, चीनी के स्थान पर सस्ती वस्तु गुड़ का प्रतिस्थापन करेंगे, समझ गए। ऐसे स्थिति में क्या है, वो क्या करेगा, गुड़ का जो है, गुड़ का क्या है, वो करेगा आपका प्रतिस्थापन करेगा, मतलब उसके जगह में दूसरे वस्तु का उपयोग करेगा। इसे मूल्य में कमी का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, समझ गए। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मूल्य में कमी का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। और इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण निम्न कोटि की वस्तु की मांग में कमी नहीं वरन सदा वृद्धि होती है, ठीक है, कमी नहीं वरन क्या है, सदा वृद्धि होती है। और दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन प्रभाव सदा धनात्मक होता है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, नोट करने योग्य है कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदा क्या है, धनात्मक होता है, ठीक है। लेकिन मूल्य में कमी का केवल प्रतिस्थापन प्रभाव नहीं होता, समझ गए। और भी एक कारण है जिसमें बताया जा रहा है कि आय प्रभाव, समझ गए क्या है, आय प्रभाव भी होता है जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आप लोग से पूछे कि आय प्रभाव जो है कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है प्रभाव और ऋणात्मक भी हो सकता है, समझ गए। चलिए आगे, श्रेष्ठ वस्तुओं अथवा समान वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव, ठीक है, प्रायः धनात्मक होता है। किस वस्तु के संबंध में, श्रेष्ठ, आय प्रभाव क्या होगा, धनात्मक। और निम्न कोटि के वस्तुओं के संबंध में यह ऋणात्मक होगा। आय प्रभाव निम्न कोटि के वस्तुओं के संबंध में क्या होगा, ऋणात्मक। सब नोट करने योग्य है, सब आप लोग को नोट करके याद करना चाहिए। जब निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, ठीक है, क्या होता है, जब निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसका प्रभाव ऐसा होता है कि मानो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई हो, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता को लगने लगता है ना, कि उनके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि अब कम मुद्रा से ही उपभोक्ता पहले के बराबर गुड़ खरीद सकता है, जिससे, ठीक है, उसके पास कुछ आपका मुद्रा है बच जाएगी। और जब अब इस बची हुई मुद्रा से वह और अधिक निम्न कोटि की वस्तु यानी गुड़ खरीद सकता है। यदि उपभोक्ता ऐसा करता है तो मूल्य में कमी होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों धनात्मक होंगे, ठीक है। मूल्य में कमी होने पर क्या होगा, आपका प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों को धनात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा। निम्न कोटि की वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, ठीक है, क्या होगा, निम्न कोटि की वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, जैसा कि मांग का नियम बतलाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि निम्न कोटि की वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता की आय में जो वृद्धि होती है उसे वह और अधिक निम्न कोटि की वस्तु खरीदने में खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, खर्च नहीं करके श्रेष्ठ कोटि की वस्तु खरीदने में खर्च करता है। और हमारे उदाहरण में उपभोक्ता गुड़ जैसे निम्न कोटि की वस्तु के मूल्य में कमी होने पर और अधिक गुड़ नहीं खरीदकर अपनी बढ़ी हुई आय को चीनी पर व्यय करेगा। इस प्रकार गुड़ के मूल्य में कमी होने पर भी उसकी, ठीक है, मांग में वृद्धि नहीं होगा। सॉरी, तो वही बताया जा रहा है कि कमी होने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। अथवा कहा जा सकता है कि मूल्य में कमी होने पर आय में वृद्धि होने से एक प्रकार के निम्न कोटि की वस्तु की मांग में कमी होती है, और इस प्रकार के आय प्रभाव को ऋणात्मक आय प्रभाव कहते हैं, है ना, कहा जाता है। और इस प्रकार जहाँ श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुओं के संबंध में, ठीक है, आय प्रभाव धनात्मक होता है,
वहाँ निम्न कोटि की वस्तुओं अथवा गिफिन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि आपका ओ एक्स एक्स में आपका मांग की मात्रा को दिखलाया गया। दो चित्र हैं। ठीक है ठीक है, दो चित्र है और दोनों चित्र में आपका ओ एक्स अक्ष में मांग की मात्रा को बतलाया गया, उसी तरह ओ वाई अक्ष में आय को बतलाया गया। ठीक है, अब इस चित्र को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखते हैं। कहता है ओ एक्स रेखा पर मांग की मात्रा और ओ वाई रेखा पर आय को दिखलाया गया है। चित्र 1 से इस चित्र का बात किया जा रहा है। ठीक है, कि श्रेष्ठ अथवा समान वस्तु की मांग को तथा चित्र 2। ठीक है, चित्र 1 में क्या बताया जा रहा है, श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु की मांग को, और चित्र 2 में जो बतलाया गया है कि निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या बतलाया जा रहा है, निम्न कोटि की मांग को प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है। तो चित्र 1 से स्पष्ट है ना, पहले वाले चित्र से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता की आय ओ एन से बढ़कर ओ एन 1 हो जाती है। ठीक है, क्या होता है आपका, ओ एन से बढ़कर ओ एन 1 हो जाती है क्या आय, तो उसकी श्रेष्ठ वस्तु की मांग भी ओ एम से बढ़कर ओ एम 1 हो जाती है। समझ गए। लेकिन चित्र 2 में, ठीक है, चित्र 2 में यहाँ पर क्या बताया जाता है, सो देखिए। कहता है कि चित्र 2 में स्थिति इसके विपरीत है, यानी जब उपभोक्ता की आय ओ एन, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओ वाई अक्ष में ओ एन, ठीक है, ओ एन से बढ़कर ओ एन 1 हो जाती है, तो उसकी निम्न कोटि की वस्तु की मांग ओ एम से घटकर, ठीक है, ओ एम से अधिक होने के बजाय, है ना, यानी ओ एम से घटकर क्या होता है आपका, ओ एम 1 हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों चित्र में डी डी क्या है, आय मांग की रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है, आय मांग की रेखाएं हैं, जो इन दोनों विपरीत प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। और इस प्रकार जहाँ श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है, वहाँ निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव फिर आपका ऋणात्मक हो जाता है। समझ गए। तो इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि आय प्रभाव आपका धनात्मक होता है श्रेष्ठ और समान वस्तुओं के संबंध में, और निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाए मेरे प्यारे साथियों। कहता क्या है, ठीक है, कहता क्या है कि ऊपर के विवरण में यह स्पष्ट है कि मूल्य में कमी का निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है, क्या है आपका, प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है, लेकिन आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। समझ गए। मूल्य में कमी का, निम्न कोटि की वस्तु मूल्य में कमी होता है, कौन सी, निम्न कोटि की वस्तु में, वहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है। इसे नोट करना है आप लोग को। ठीक है, ये वाला पॉइंट को पूरा। और उनके बाद लेकिन आय प्रभाव इसमें का दिखाया जाता है, ऋणात्मक देखा जाता है। ठीक है, अब मूल्य में कमी होने पर निम्न कोटि की वस्तुओं की कुल मांग पर, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक प्रबल है या आय प्रभाव अधिक प्रबल है। समझिए, कहने का मतलब किसका दबदबा है, आय प्रभाव या फिर आपका प्रतिस्थापन प्रभाव का। ठीक है, लेकिन गिफेन का विचार, ठीक है, गिफेन अर्थशास्त्री का मानना है, उनका विचार है कि निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ऋणात्मक आय प्रभाव ही अधिक प्रबल होता है। क्या होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव ही अधिक प्रबल होता है। अतः निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर, निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्य में क्या है, कमी होने पर उनकी मांग में वृद्धि होने के बजाय उसमें कमी होती है। ठीक है, क्या होता है, निम्न कोटि की वस्तुओं में
मांग बढ़ने के बजाय उसका मांग भी घट जाता है, और इसे ही गिफेन का विरोधाभास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मांग का नियम लागू इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग गिफेन वस्तु और साथ ही साथ आपका निम्न कोटि की वस्तुएं गिफेन का विरोधाभास को देखे, समझ गए। और मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी तरह से लगातार आप लोग को क्लास मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, और कुछ आप लोग का सुझाव हो या आप और भी अन्य टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।